नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पुरवार आप सभी का स्वागत करता हूं विनीत वर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाली हैं। जैसे कि हमारे विनीत सर, जुलेखा मैम, प्राची मैम अपने अपने सब्जेक्टों की वीडियो डेली अपलोड हो रही हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं रोहित आप सभी के मध्य करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली देने का प्रयास करेंगे। उसी से संबंधित आज पहली वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने अनुभव जरूर बताएं। पहली न्यूज़ हमारी है कर्नल सोफिया पे जो है वो कर्नल सोफिया पर बयान देने वाले मंत्री के ऊपर केस दर्ज कराने के आदेश से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जनरल मुद्दा जानते ही हैं कि हमारी जो रक्षा से संबंधित बहन है उसके ऊपर मंत्री शाह ने जो है एक टिप्पणी की है जो कि काफ़ी विवाद हो गया है। क्या टिप्पणी की, इस पर बात करते हैं। इसे क्या हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नोट रखना है अपने एग्ज़ाम व्यू से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि है क्या है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी पर अशोभनीय टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। तो कौन थे जो मंत्री थे, वो कौन थे? वो जनजातीय कार्य मंत्री थे। ठीक है, वो कहाँ किस राज्य से थे? मध्य प्रदेश राज्य थे। ये हमको याद रखना है। इसके साथ किसके ऊपर टिप्पणी की थी? तो जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसकी नायिका थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके ऊपर टिप्पणी की थी। फिर आगे क्या मामला हुआ इसके बारे में भी इसी में लिखा हुआ है। इन्हीं चीज़ों को हमें याद रखना है, नोट करना है। पार्टी संगठन ने भी कड़ी निंदा की है। इसमें लिखा गया है कि पार्टी संगठन की कड़ी फटकार के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेने की सुनवाई की है और विजय शाह के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश किसने दिया है? हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने तुरंत से तुरंत इनको निर्देश दिया है कि वो जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। यदि एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो आगे क्या न्यायालय ने कहा है कि अन्यथा कहा कि न्यायमूर्ति श्रीधर और अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने स्पष्ट किया कि बुधवार को हर हाल में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, अन्यथा गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी कोर्ट के द्वारा। ठीक है। फिर बताया है कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय को आदेश दिया कि इसकी प्रति अविलंब डीजीपी को भेजे और हाईकोर्ट ने 15 मई गुरुवार को मामला टॉप ऑफ द लिस्ट सुनवाई के लिए रखा है। रजिस्ट्रार को भी निर्देशित किया है कि रजिस्ट्रार आईटी से अपेक्षा की कि विजय शाह के बयान का वीडियो लिंक पटल कर एकत्र कर कोर्ट के पटल पर रखें। मतलब कि स्वयं संज्ञान हाईकोर्ट ने ले लिया है, हमें ध्यान रखना है। संज्ञान जो पीठ हमारे है, युगल पीठ है, वो कौन कौन से हैं? उसमें श्रीधर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन है और अनुराधा शुक्ला जी हैं, 2 जजों की पीठ है। और इसमें महानिदेशक एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये होगी हमारी नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। कहता है कि आतंकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी, अब नतीजे भुगतेंगे तुर्की और अजरबैजान। जैसा कि आपको पता है हमारे भारतीय विश्व में हर कोने में आप पाएंगे कि हमारे भारतीय हर देश का यात्रा करते हैं, हर देश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या व्यापार करते हैं। तो 2 ऐसे देश हैं जहाँ से भारतीयों का हमारे भारत से व्यापार है, हमारे भारत का आना जाना लगा रहता है। उन देशों ने भारत का न साथ दे करके भारत के द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की है। इसके विरुद्ध इन्होंने टिप्पणी की है और उस टिप्पणी की भारत ने निंदा करते हुए इन देशों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मामला क्या पढ़ते हैं, जैसा कि देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की और अजरबैजान ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर भारत के हमले की निंदा की थी। संघर्ष के दौरान दोनों देश खुलकर भारत के खिलाफ आतंकवाद के साथ खड़े नजर आए। इसको लेकर आम भारतीय और व्यापारी आक्रोशित हैं। दोनों देशों की आर्थिक चोट पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आर्थिक रूप से इनको बहिष्कार किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सहयोग इन देशों के बीच रहता है, इसके बारे में देखते हैं। कुछ आंकड़े, कुछ डाटा दिए गए हैं, इन आंकड़े और डाटों को हमें लिख कर रखना है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, पहली डाटा दिया 2.5 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे। पिछले वर्ष 2.5 लाख जो भारतीय थे वो तुर्की गए हुए थे, तुर्की देश गए हुए थे। और 2.3 लाख भारतीय पर्यटक पिछले साल अजरबैजान गए हुए थे। अजरबैजान की यात्रा 2.3, मतलब टोटल अगर मिला लिया जाए तो लगभग 4.5 लाख भारतीयों ने इन दोनों देशों की यात्रा की। ठीक है। अब फिर क्या कहता है, फिर है कहता 3,000
करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे पर्यटकों ने। मतलब इन 5.5 लोगों ने कितना खर्च किया? 3,000 करोड़ रुपये यात्रा में खर्च किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं और नेक्स्ट डाटा है हमारा कि 1500 से अधिक भारतीय कर रहे हैं अजरबैजान। मतलब 1500 से भारतीय रह रहे हैं वहाँ पे, जो परमानेंट वहाँ निवास करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी है वहाँ 1500 यात्री व्यक्ति भारत के रहते हैं। तो इनका और भी डाटा हम जैसे पढ़ेंगे, ऊपर पढ़ाएंगे थोड़ा। कह रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं वो यात्रा को रद्द कर रहे हैं। कितना परसेंट? 60% जो बुकिंग थी वर्तमान में, उस बुकिंग का 60% लोगों ने यात्रा को रद्द कर दिया है। और जो कि गिरावट कितना प्रतिशत हो गया? 250% की वृद्धि हुई गिरावट में। इसमें कहा गया 5.2 अरब डॉलर निर्यात किया है भारत ने अप्रैल और फरवरी माह में तुर्की से, और 2.84 अरब डॉलर निर्यात किया है तुर्की से समान अवधि। ठीक है, और इसमें आप और भी देख सकते हैं, जैसा कि डाटा दिया हुआ है हमारा कि 1.93 मतलब 1.93 मिलियन डॉलर अजरबैजान का भारत से निर्यात है। तो अब सोच लो कितना हम निर्यात कर रहे हैं। 3,000 भारतीय रह रहे हैं तुर्की में, जिसमें 200 छात्र हैं। 3,000 लोग तुर्की में रह रहे हैं, 1500 अजरबैजान में लोग रह रहे हैं। ये सब डाटा हमें याद रखना है अपने इंटरव्यू के व्यू से या अपने एग्ज़ाम व्यू से। 86.07 मिलियन डॉलर अरब निर्यात करते थे भारत ने अजरबैजान से फरवरी और अप्रैल में 2024-25 के दौरान इन्होंने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के मध्य 86.07 मिलियन डॉलर का निर्यात किया है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि इन राष्ट्रों से भारत ने कितना आयात और निर्यात किया हुआ है, फिर भी हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? उचित कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारा साथ न देकर अगर हमारे साथ हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के नाम पर एकजुटता भी कर रहे हैं। तो हमें ये सब नहीं देखना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ देखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है एयर डिफेंस से। एयर डिफेंस से लेकर के है, जो हमारी एक नई आकाश एयर डिफेंस नामक एक मिसाइल है, जिसकी ताकत कितनी दोहरी है। उसकी दोहरी ताकत से क्या हो? पंगु बना पाक का अमेरिकी आवाक्स। आकाश डिफेंस की दोहरी ताकत से पंगु पाक का अमेरिकी आवास, मतलब कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम था उसमें उसकी क्षमता देख करके क्या किया है? पंगु बन गया है। इसमें क्या कहा गया है, क्या हमारे काम की चीज़ें हैं ये देखेंगे कि स्वदेशी आकाश तीर बचाव व मारक क्षमता देख पश्चिमी देश भी हुए हैरान। यह नाटो AI आधारित लूप्स को मात देने में सक्षम है। ठीक है, तो हमारी ये इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो हमारी नाम है वो स्वदेशी आकाश तीर नाम की जो हमारी एक डिफेंस सिस्टम की आकाश मिसाइल है ये, और इसको आप फोटो में देख रहे होंगे। ये देखिए, ये हमारी है आकाश एयर डिफेंस, ये है, आप देख सकते हैं। और इसकी दोहरी ताकत से जो पाक है वो पंगु बन गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की कार्रवाई के दौरान स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के बचाव पूर्व मारक क्षमता को दोहरी ताकत ने पाकिस्तान के अमेरिकी से हासिल अवाक्स को ग्राउंड रडार सिस्टम को भी पंगु कर दिया। मतलब कि जो हमारा अमेरिकी जो हमारा आकाश तीर रडार है, ये एक प्रकार का जो आकाश में आ रही मिसाइलों को, आकाश में हमारे देश की तरफ आ रही मिसाइलों को आकाश में ही ध्वस्त कर देता है, उनको वहीं पे समाप्त कर देता है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान के पास अमेरिका का हासिल अवाक्स था, उसको ग्राउंड पर ही ग्राउंड रडार सिस्टम को भी पंगु कर दिया, मतलब कि धराशायी कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ थी। और नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं न्यूज़ कौन सी है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन ने भी रेलवे विभाग ने भी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है इसका अभिवादन किया, अभिनंदन किया है। और इसके उपलक्ष्य में क्या किया है, भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सभी को सजाया गया है। ठीक है, कहता है रेलवे स्टेशन पर भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन, पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के अभिनंदन के लिए तिरंगे के रंग में रोशन हो रही रेलवे की विभिन्न बिल्डिंग व स्टेशन, NCR मुख्यालय, DRM कार्यालय, सूबेदारगंज से लेकर कानपुर मिर्ज़ापुर तक तिरंगे की छाप। मतलब कि जो भी जितनी भी हमारी रेलवे स्टेशन थे वो क्या किए गए, तिरंगे में परिवर्तित कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा तिरंगा है,
तिरंगे कलर का हमारा एक स्टेशन है, सूबेदारगंज का ये स्टेशन है, और पूरा आप देख रहे होंगे तिरंगे के रंग में लाइट से या प्रकाश से चमक रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो शशिकांत त्रिपाठी CPRO उत्तर के जो है मध्य रेलवे के जो अध्यक्ष हैं, उनकी कुछ एक टिप्पणी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तिरंगे की रोशनी में जगमगाते रेलवे स्टेशन को और कार्यालय भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर में जाबाजों ने साहस और पराक्रम से इतिहास रचा है। यह रोशनी के सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। इस पहल से न केवल यात्रियों को देशभक्ति का जज्बा जगेगा, बल्कि यह देश के कोने कोने तक सेना के शौर्य की गाथा भी पहुंचाएगी। शशिकांत त्रिपाठी जो CPRO के उत्तर मध्य रेलवे के अध्यक्ष जो भी हैं, वो उनकी ये टिप्पणी है, उन्होंने ये अपनी बात कही है ट्वीट करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो हमारे आतंक से संबंधित है। आप देख सकते हैं, लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे के TRF को आतंकी संगठन घोषित कराने में जुटा भारत। मतलब TRF आप जान रहे होंगे क्या है, द रेजिस्टेंस फ्रंट इसको कहते हैं, TRF को। ठीक है, लश्कर-ए-तैयबा कहता है कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली की भारत ने पहलगाम हमले को अंजाम देने के कथित संलिप्तता के लिए लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठन के रूप में नामित करने के प्रयास को तेज कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और 1267 से प्रतिबंधित न्यूयॉर्क में और 1267 प्रतिबंध समिति को निगरानी टीम एवं संयुक्त राष्ट्र में अन्य भागीदार के लिए बातचीत कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1267 प्रतिबंध समिति संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था जिसका गठन 1999 में किया गया। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं उसको देखना है। जैसे UNO की सुरक्षा परिषद UNSC 1267 कितनी संस्थाएं हैं, 1267 प्रतिबंधित समिति हैं जिनका UNO की सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित कर रखा है। ठीक है, जिसमें सहायक भी हैं। और 1999 में किया गया था किसका गठन, सुरक्षा परिषद का गठन 1999 में किया गया था। आतंक विशेष रूप से ISIL इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट नामक अल-कायदा से जुड़े आतंक के विरुद्ध प्रतिबंध को लागू करने और निगरानी के लिए जिम्मेदार है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो हमें इन न्यूज़ में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर हम केवल लश्कर-ए-तैयबा TRF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कितनी ऐसी समितियाँ या ऐसे कितने संगठन हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया, जैसे 1267 बताया गया है। कौन करता है, सुरक्षा परिषद के माध्यम से किया गया था। सुरक्षा परिषद का गठन 1999 में होता है। ये सब चीज़ें हमको याद रखनी है। पहलगाम हमले में आतंकी संलिप्तता को UNSC समिति ने अवगत कराएगा भारत। संलिप्तता संयुक्त राष्ट्र की संबंधित समितियों को अहम सामग्री उपलब्ध कराएगा। तो हमने न्यूज़ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने देख ली है। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है जो जागरण की है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ खड़ा रहा अफगानिस्तान। जैसा कि अभी आपने 2 देश देखे जो भारत के साथ नहीं था, कौन कौन से थे कमेंट में हमको बताइएगा, यदि आपको दिमाग में होंगे। याद इसी चीज़ों को भी आप लिखते रहिए, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। तो कौन से 2 ऐसे राष्ट्र थे जो भारत का समर्थन न करके पाकिस्तान में आतंकी हमलों की निंदा की थी। ठीक है, तो हम आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ खड़ा रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तालिबान सरकार को साधने में भारत से धैर्य व कूटनीति के परिचय दिया है। उनके परिणाम सभी देशों के ऑपरेशन से सिंदूर जुड़े पाकिस्तानी दुष्प्रचार को समाप्त करने अफगानिस्तान भारत के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि भारत के साथ अफगानिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और उसने साथ दिया है किसका, भारत का। इसमें लिखा है कि तालिबान सरकार पाकिस्तान के हर झूठ को खारिज किया है। अफगानियों ने भी पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा निकाली थी। ठीक है, मतलब जो भी दुष्प्रचार कर रहे थे, फर्जी खबरें पाकिस्तान की न्यूज़ पे आ रहे थे, जैसे देख रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे भारत में भी चीज़ें जो है बहुत फर्जी न्यूज़ डाले गए लोगों को, जिससे हमें सतर्क रहना है, उचित और प्रमाणित न्यूज़ों से ही हमें न्यूज़ों के बारे में जानकारी लेनी है और फर्जी हमें खबरों से सावधान रहना है।
ठीक, तो इसमें देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिश्री, आपको याद रखना है विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। पाकिस्तान को तरफ को भारत पर अफगानिस्तान पर भी मिसाइलें मारने के आरोप के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अफगानिस्तान की जनता को यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस देश ने पिछले 1.5 वर्ष में उनके ऊपर कई बार हमला किया है। जबकि अफगानिस्तान ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने भी पाकिस्तान के दावे को पूरी तरह से झूठ करार दिया है। ख्वारिज़मी वही अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले साल कहा था, हमें नाम रखना है वहाँ के क्या है, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है, इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी, और इन्होंने जो बात की है कि इन्होंने खारिज की है। और पिछले साल भी क्या हुआ था उनको पता है, सारी चीज़ें इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा था कि तालिबान सरकार पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को नहीं मानती। इसके बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक सर्किल में हड़कंप मच गया था। देखा जाए कि अगस्त 2021 में अमेरिका सेना ने वापस जाने के बाद पाकिस्तान के अफगानिस्तान में चले गए, तो जो कि कोशिश की थी कि वह सारी असफल हो चुकी और तालिबान पाकिस्तान सेना की आंखों में आग डालकर धमकी दे रहा था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार गोलीबारी और खबर की भी लगातार आती रहती हैं, ऐसा न्यूज़ उन्होंने किया था। तो आप जैसे देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने फर्जी खबरें फैला रखी थी, उनका भंडाफोड़ हमारे साथ खड़ा हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी ने किया और हमारी मीडिया ने भी किया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है, तो हमें इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे कि इनायतुल्लाह प्रवक्ता हैं रक्षा मंत्रालय अफगानिस्तान के, हमारे विदेशी सचिव उनका नाम याद रखना है। और डूरंड रेखा की बात की गई तो इसको कब खींची गई, इसमें कौन कौन था, इसके बारे में हमें याद रखना है और कमेंट में आपको बताना भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है BSF जवान जो कि जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला जब पहलगाम में किया गया था तो उसके दूसरे दिन 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए थे एक हमारा BSF जवान जिसका नाम था पूर्णम कुमार साव। ये गलती से बॉर्डर के उस पार चले गए थे, जिससे क्या हुआ था कि पाकिस्तानियों ने इन्हें पकड़ लिया था और इनको अपने कब्जे में ले लिया था। उसके साथ जानते हैं कि एक जब पाकिस्तानी किसी सैनिक को पकड़ते हैं तो क्या उनके साथ व्यवहार करते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे आपको पता है कि उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर चालू गया कि इसमें समझौता भी किया गया। भारत ने पाक रेजिडेंस को लौटाया और अटारी सीमा पर हुई अदला बदली। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आक्रामकता को देखते हुए पाकिस्तान ने गलती से सीमा पार किए गए BSF जवान पूर्ण कुमार साव को 21 दिन बाद लौटाया। भारत ने भी बीते दिनों राजस्थान में पकड़े गए पाकिस्तानी रेंजर्स मोहम्मदुल्लाह को सौंप दिया। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा पर दोनों जवानों की अदला बदली की गई। मतलब कि जो अटारी कहाँ पे अदला बदली हुई, हमें ये ध्यान रखना, अटारी सीमा बॉर्डर पे हुआ था ऐसा। और उनका जो पाकिस्तानी रेंजर्स था उसका मोहम्मदुल्लाह नाम था और हमारे भारत का जो सैनिक था हमारा BSF हमारा भाई वो पूर्णम कुमार साव था, जो कि 21वें दिन लौटाया गया। 21 दिन बाद हमें लौटाया गया, भारत ने उसको लौटाया जब उसको बदलने के पश्चात, मतलब उनका रेंजर्स देने के बाद। फिर जो रेंजर्स की पत्नी थी उसकी भी टिप्पणी है, उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जवान की पत्नी बोली, प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा सुहाग लौटा दिया है। मतलब कि उस BSF जवान की जो धर्मपत्नी थी उसको जो है उसने भी मोदी को बोला कि आपने मेरा सुहाग लौटा दिया है और उसने धन्यवाद दिया। अटारी सीमा पर आप देख सकते हैं ये हमारे बीच में जो खड़े हैं यही हमारे साव साहब हैं, जो सैनिक हैं हमारे BSF जवान हैं। ये आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर लाल एक घेरा खींच रहा हूँ, इसी के बीच में ये अटारी बॉर्डर है, देखे होंगे। और यहीं पे ही बदला गया इनको, यहाँ पर अदला बदली करके इनको वापस देश बुलाया गया अपने भारत देश में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, महिलाएं राफेल उड़ा सकती हैं तो सेना की कानूनी शाखा में संख्या सीमित क्यों। मतलब कि महिलाएं भी अब जागरूक हो रही हैं। हमारी भारत की नारी, हमारी बहन, ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र सेवा, देश की सेवा करना चाहती हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि एक प्रेजेंट टाइम में मिशन सिंदूर का जो नायिका के नाम से जानी गई है ना, तो हमारा मिशन सिंदूर को भी उन्होंने महिलाएं ने ही लीड किया और एक अच्छी सफलता प्राप्त की।
और जिसके शौर्य की चर्चा हमारे पूरे देश और विश्व में भी परचम लहराया जा रहा है। तो इसमें बात की गई कि महिलाएं राफेल उड़ा सकती हैं, तो सेना की कानूनी शाखा में संख्या सीमित क्यों की गई है, मतलब कि बात की जा रही है 50-50 की। कहते हैं कि पुरुषों के समकक्ष से बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाएं अधिकारियों की याचिका पर किया सवाल। कहा जेएससी के पद अगर लैंगिक रूप से तटस्थ हैं तो 50-50 के अनुपात का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा डीपली अंदर पढ़ेंगे कि क्या है मैटर, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ और फिर आराम से न्यूज़ आपको पढ़ के पूरी सुनाता हूँ। इसमें क्या हमारे ध्यान देने योग्य बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेना की जज एडवोकेट जनरल जेएसजी विधि शाखा में 50-50 के चयन मापदंड पर सवाल उठाते हुए केंद्र से सवाल किया, यदि भारतीय वायुसेना ने कोई महिला राफेल लड़ाकू विमान उड़ा सकती है तो सेना के जेएसजी शाखा के लैंगिक रूप से तटस्थ पदों पर महिलाओं की अधिकारी कम क्यों है, मतलब कि 50-50 नहीं होना चाहिए, जिसकी ज़्यादा होना चाहिए, इनकी बात की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 8 मई को वे 2 अधिकारियों को अर्शनूर और कौर और आस्था त्यागी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए कि हमें क्या क्या ध्यान देने हैं। याचिका किसने दी थी, याचिका दी थी जो 2 अधिकारी थी, अर्शनूर कौर और आस्था त्यागी। जस्टिस जो पीठ थी हमारी वो कितने 2 जजों की पीठ थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन पीठ की दो पीठ थी। कब दिया गया, 2 मई को निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और फिर आगे हम पढ़ते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपने कई पुरुषों समकक्ष तुलना में बेहतर प्रदर्शन क्रमशः 4था और 5वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन महिलाओं के लिए कम रिक्तियां निर्धारित होने के कारण जेएजी विभाग के लिए उनका चयन नहीं किया गया। अधिकारियों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए असंगत रिक्तियों चुनौतियां देते हुए कहा कि उनका चयन नहीं किया गया क्योंकि कुल 6 पदों में महिलाओं के लिए सिर्फ 3 रिक्तियां थी। सेना ने अपना फैसला पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि हम याचिकाकर्ताओं अर्शनूर कौर तथा द्वारा प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं। हम प्रतिवादियों के निर्देश देते हुए जेएसजी के रूप में नियुक्ति के लिए अगले उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उन्हें शामिल करने के लिए उद्देश्य जो भी कार्रवाई आवश्यक है शुरू किया जाएगा, मतलब कि महिलाओं की संख्या पर बढ़ाई जाएगी, ऐसा न्यायालय ने कहा है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट न्यूज़ देखनी। देश के पहले सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवाई। जैसा कि आप जानते हैं हमको हमारे देश को 52वें चीफ जस्टिस मिले हैं अभी 13 तारीख को। जैसे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से जाके चीज़ों को पढ़ लेना है कि कौन शपथ दिलाता है, किस आर्टिकल में शपथ है और कैसे शपथ की प्रक्रिया है, शपथ का फॉर्मेट किस अनुसूची में दी गई है, इन सब चीज़ों को हमें अपने बैरक से जाके देख लेनी है। इतना कार्य आप लोगों को करना है और कमेंट में भी बताना है। जैसे देखते हैं कि न्यूज़ में लिखा है देश के पहले बौद्ध सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवाई, जो इन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू ने 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। गवाई ने हिंदी में शपथ ली और 23 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त। 23 नवंबर 2025 को ये सेवानिवृत्त हुए। इनकी क्या उपलब्धियां, संविधान पीठ के फैसलों में सहित करीब 300 फैसले लिख चुके हैं। जो हमारे वर्तमान सीजेआई मुख्य न्यायाधीश भारत के जो हैं उन्होंने अब तक को 300 न्यायिक निर्णय दे चुके हैं। ठीक है, और क्या है इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, जो कि शॉर्टकट में बीआर गवाई, हमको पूरा नाम याद रखना, क्या नाम है, जस्टिस भूषण गवाई रामकृष्ण गवाई नाम है। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में बीआर गवाई कहा जाता है। बुधवार को भारत के 15वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवाई ने देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं, मतलब बौद्ध धर्म से पहले चीफ जस्टिस रहे हैं हमारे बीआर गवाई। ठीक है, उन्होंने मनमानी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के अलावा जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटाने वाले को सही ठहराने, SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण को सही मानने व SC/ST आरक्षण के क्रीमी लेयर को लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को याद रखना है।
जस्टिस गवाई ने 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। उनका सीजेआई के रूप में कार्यकाल 6 महीने से कुछ अधिक का होगा। वह 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली। मतलब कि संजीव खन्ना जो वर्तमान में जस्टिस थे वो संजीव खन्ना थे, और अब जो शपथ ली है बुधवार को यानी कि कल, वो कौन है? BR गवाई, भूषण रामकृष्ण गवाई। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस BR गवाई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। हमें बताना है, याद रखना है कौन कौन कैसी कैसी शपथ दिलाई जाती है, कहाँ दिलाई जाती है, ये याद रखना है, कौन दिलवाता है, ठीक है, किसके माध्यम से, तो हमें सब याद रखना है। और किस आर्टिकल में बात की गई ये भी हमें याद रखना है। कमेंट में आप बताएंगे कि चीफ जस्टिस की शपथ किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया, ये हमें कमेंट में आप बताएंगे। जैसा कि ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं जस्टिस गवाई की है। भारतीय राष्ट्रपति भवन को बुधवार को देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश सीजेआई पद की शपथ लेते न्यायमूर्ति BR गवाई। ठीक है। तो ये हमारे मुख्य न्यायमूर्ति हैं, जिन्हें शॉर्टकट में सीजेआई कहा जाता है, और ये शपथ लेते हुए उनका फ़ोटो है। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, अमित शाह भी हैं, और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी उपस्थित हैं। तो इसके बारे में हमें आप बताएंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीजेआई शपथ लेता है। हमारी अगली न्यूज़ है, इस साल मई में भी मिल सकता है अगले 3 माह का राशन। मतलब कि हमें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्या है कि मई में 3 माह का राशन एडवांस मिल सकता है। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र के माध्यम से बता दिया। मानसून, बाढ़ और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसी माह FCI के गोदामों से राशन उठाने और लाभार्थियों को वितरित करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं सरकार ने। ठीक है। तो हमें एक साथ 3 माह का राशन मिलने वाला है, और जो भी कार्ड धारक हैं उन सभी को मिलेगा, हमें नहीं, मतलब कि जो कार्ड धारक हैं। ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, हमें एक अधिनियम का नाम याद रखना है। कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके माध्यम से हम हमारे देश में लोगों को राशन कार्ड अप्लाई किया, राशन कार्ड के माध्यम से जो है क्या दिया जाता है, उन्हें राशन दिया जाता है। कहता है कि 2013 के तहत देश भर में मई में ही अगले 3 माह का राशन एक साथ बांटा जा सकता है। केंद्र सरकार स्पष्ट निर्देश पर दिल्ली सहित सभी राज्य सरकारों को इस तैयारियां शुरू कर दी हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों को राशन उठाने की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से प्रधान सचिवों व खाद्य सचिवों को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि आगामी मानसून, प्रतिकूल मौसम पीड़ितों, मौसमी परिस्थितियों एवं बाढ़ सहित अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए FCI के गोदामों से जून, जुलाई व अगस्त का राशन इस सीमा में उठा लिया जाए। मतलब कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि जो राशन है 3 माह का सभी जो वितरक हैं अपने वहाँ से FCI से उठा लें और उनका अपने यहाँ भंडारण करके उनको बांट दें। इनमें जो मनजिंदर सिंह सिरसा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिल्ली, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से अगले 3 माह का राशन एडवांस उठाने और उसका वितरण भी इसी माह करने का पत्र मिला है। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस पर अमल की दिशा में काम कर रहा है। मतलब कि दिल्ली राज्य नागरिक मंत्री वो इस दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है क्या है, 2013 का अधिनियम है, उसको ध्यान रखना है। कितने माह का रखा गया? 3 माह का रखा गया। मंत्री कौन है उसका नाम, सिरसा जी का नाम याद रखना है। इन सब चीज़ों को ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी है, चौराहों पर लगाई जाएगी मिलावटखोरों की तस्वीरें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि चौराहों पर जो भी मिलावटखोर हैं उनकी फ़ोटो लगाई जाएगी। चौराहों पर लगाई जाए मिलावटखोरों की तस्वीरें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले, मिलावटखोरों के सामाजिक अपराध, इसके अपराधियों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। दूध, पनीर, तेल, घी और मसालों के उत्पादक इकाइयों को जांच के लिए समर्पित टीमें बनाने का निर्देश दिया कि ऐसी टीमें बनाई जाएं जो जिनका ये दूध, तेल, घी और मसालों उत्पादक जो भी हैं इनकी जांच कर सके और इन मिलावटखोरों को पकड़ा जाए और इनकी तस्वीरें चौराहों पर लगाई जाए। हमें बस इसलिए देखना है इसमें हमें नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, इसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को
सिंदूर में मारे गए तुर्की के 2 मिलिट्री ऑपरेटिव्स। जैसा कि आपने देखा, हमारे 2 ऐसे देश हैं जो हमारे भारत द्वारा किए गए पाक के आतंकी अड्डों पर हमले को निंदा की है, जिसमें एक तुर्की है और दूसरा कौन है आप हमें कमेंट में बताएंगे, और वरना हम अभी वीडियो के अंत में बता देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए तुर्की के 2 मिलिट्री ऑपरेटिव, इसमें बताया गया कि तुर्की के 350 से अधिक ड्रोन देखकर तुर्की ने, जो तुर्की देश है वो 350 से अधिक ड्रोन देखकर पाकिस्तान की मदद की, और उसके ऑपरेटर्स भी कर रहे थे, पाकिस्तानी सेना की सहायता भी की। मतलब ये जो तुर्किस्तान देश था, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का सहायता दी, और उनके हमारे जो 350 से अधिक ड्रोन देख करके डर गए और पाकिस्तान की सहायता दी, ऑपरेटर्स भी दिए, और पाकिस्तान को भारत देश के विरुद्ध सहयोग उन्होंने किया, जबकि हमारा भारत उनके साथ करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों का आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करता है उनको। फिर भी उन्होंने एक आतंकवादी देश का समर्थन किया है। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट खबर है, दुश्मन ड्रोनों के झुंड की तबाही का ब्रह्मास्त्र भार्गवास्त्र। ठीक है, दुश्मन ड्रोनों के झुंड की तबाही का ब्रह्मास्त्र है भार्गवास्त्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा एक अस्त्र जिसका नाम है क्या है, भार्गवास्त्र। ये क्या करेगा, जो ड्रोनों की झुंड को तबाह कर देगा, ये उसका ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब कि ऐसा अस्त्र जो सब कुछ जमा कर दे। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि ये देख लेंगे, उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में हुआ भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण। 2.5 किलोमीटर रेंज में किसी भी ड्रोन को नष्ट करने में है सक्षम, जिसे हमारा भार्गवास्त्र, इसकी फ्रिक्वेंसी 2.5 किलोमीटर तक है। मॉक इन इंडिया मिशन के तहत उपलब्धि की गई है। ठीक है, आकाश तीर एयर डिफेंस की दोहरी ताकत से पंगु बना पाकिस्तान बैठी, जैसे कि आपको इसके बारे में मैंने बता ही दिया पहले ही। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी यह न्यूज़ हो गई आज की। और दोस्तों, इसी तरह बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और न्यूज़ में जो भी मेरे द्वारा सवाल पूछे गए उनका कमेंट आप ज़रूर करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।